नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो मेरे जिगर के बल्लोग। हाँ जी, देखो आज की वीडियो में अपन तुम्हें दिखावेगा, सिंपल सी बात है कि ये 2022 और 2023 के लेऑफ्स क्यों हुए, आखिर हुए ही क्यों, इतने सारे लोगों की नौकरियां क्यों गई। तो मैंने एक वीडियो देखी, उस पर रिएक्ट करेंगे और कुछ नहीं करना, ज्यादा आसान काम है, मुश्किल मुश्किल नहीं करना, व्यूज देने दे देना, सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करें, मेरे को नहीं ज्यादा बकचोदी करनी। उड़े। ब्रो 6 जॉब ऑफर्स आए हैं। ये वाला 10 करोड़ का सैलरी दे रहा है और जॉब सिक्योरिटी भी दे रहा है। और इस वाले में सैलरी थोड़ा कम है, सिक्योरिटी भी नहीं है, बट सुपर बाइक दे रहे हैं ये लोग। सोच रहा हूँ यही वाला लूं। देख रहे हो 2021 की स्टोरी सुना रहे हैं। 2021 की स्टोरी क्या बताऊं मैं तुम्हें, है ना। क्या हुआ इसे यार, अरे क्या बताऊं यार, वीडियो वीडियो नहीं चल रही भाई, मेरी वीडियो ऐसे चलना बंद हो गई भाई, क्या बताऊं। मेरी टेंशन हो गई भाई, मेरे को टेंशन हो गई यार। ओ भाई, ओ भाई, लेकिन एक मिनट दो, एक मिनट दो, बस एक मिनट भाई, एक मिनट भाई। हाँ बस एक सेकंड भाई 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 भाई, एक मिनट, एक सेकंड हो डाला चाहिए यार, हो डाला चाहिए, बस हो गया, है ना, हो गया। यार देख रहे हो तो मेरी आंखें देखो यार, यहाँ पे आंखें देखो यार, साला ऐसा लग रहा है सोया नहीं हूं मैं, देखो पता नहीं कितने दिनों से ऐसे हो रहा है, मेरी आंखें जो है, क्या हो रहा है ये, इतनी ज्यादा क्यों ऐसी लग रही है आंखें। और मैं सो रहा हूँ, मैं 7-8 घंटे सोता हूँ यार रात को, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। चलो वीडियो पे आते हैं भाई, देख रहा है लोगों को कितने जॉब ऑफर मिल रहे हैं 2021 में, लेकिन अब देखते हैं क्या होगा इनका 2023 में। स्वैग स्वैग स्वैग। हाँ मैडम, कौन सा फ्लैट नंबर है? हाँ? क्राइंग ऑन कैमरा सब। ऐसा होता है क्या है। 2023 22-21 में जिस बंदे को 1 करोड़ की जॉब मिल रही है, वही सेम बंदा आप जोमेटो की नौकरी करेगा। लाइक प्रैक्टिकली सोचो, वो इंसान जो इतनी महंगी नौकरी ले रहा है, वो ज्यादा से क्या 50 लाख की नौकरी ले लेगा, 25 लाख की नौकरी ले लेगा कभी भी। वो इंसान प्रैक्टिकली जोमेटो के लिए नहीं करने वाला काम, सच बता रहा हूं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी नौकरियां हैं। इवन इफ यू आर मैनेजर, इफ यू आर प्रोडक्ट मैनेजर जिसकी नौकरी चली गई हो, और तुम इतनी हाई सैलरी में, सबसे पहली बात तुम्हारे पास इतना बड़ा ना, अगर तुम स्मार्ट हो, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा ना पूरा का पूरा सिक्योरिटी फंड होगा, जिसमें तुम सर्वाइव कर सकते हो कि हाँ मेरे पास इतने टाइम का जो है ना पीरियड है कि मैं इसमें नौकरी ढूंढूंगा विदाउट एनी टेंशन। ये इसमें बच्चों से दिखा रहे हैं, हाँ अब इसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि अभी ये जोमेटो में नौकरी ढूंढ रहा है। लेकिन चलो ठीक है, एंटरटेनमेंट की बात है, एंटरटेनमेंट सबको करना है। Stories on LinkedIn and apologetic emails. 2022 saw an insane number of CEOs doling out public apologies one after the other because they had to lay off a good chunk of their employee. This trend और ये बात सही बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। इतने सारे सीईओज ने जो है ना ये नाटक करा कि जो है ना हम अपने जो है ले ऑफ के लिए हम बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, ओहो जो है हमें अपने एम्प्लॉयज को छोड़ना पड़ा, सबको ईमेल लिखना पड़ा एंड व्हाट नॉट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम अपने जो है ना बॉटम लाइन को निकाल रहे हो और टॉप लाइन को जो है ना सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए हैप्पी कर रहे हो, तो ये नाटक है। एसेंशियली तुमने नाटक करा, मोर और लेस, सीरियसली। आओ वीडियो पे आते हैं वापस। wasn't just limited to small company CEOs or big company CEOs. This was a trend you saw across the board in CEOs like Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, to an average startup CEO like this. नाम से एकदम स्टाइल। In a recession, it's common to see companies shed their workers, but there's something very special about the 2022-2023 recession. In the past recessions, both in 1980 and 2008, 75% of the workforce that was laid off were frontline workers. But in 2022, it was फ्रंट लाइन वर्कर्स वो होते हैं जो तुम्हारा तुम्हारा एंड टू एंड काम देख रहे हैं, जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं कंपनी में। एसेंशियली जो भी तुम्हारा इंसान है, चाहे वो तुम्हारा हो गया एक सिंपल एनालिस्ट
चाहे वो हो गया तुम्हारा एक नॉर्मल SDE सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, चाहे वो हो गया तुम्हारा SDR सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो इंडिविजुअल अपना कंट्रीब्यूशन देखते हैं ना, अभी तक उनको फायर किया जाता था, जो कि तुम्हारी सैलरी भी सबसे ज्यादा लोएस्ट लेते थे, सबसे ज्यादा लोएस्ट रंग पे, एंट्री लेवल जॉब्स या एंट्री लेवल जॉब से एक लेवल अबव। इस बार क्या हुआ सीन, मिडिल मैनेजमेंट वालों को निकाल दिया। क्यों Was the निकाला? middle management that took most of the hit. These are your product managers, engineering managers, senior engineering managers, and DevOps people, and so on. ओ वरुण भाई आया, वरुण भाई आया। इलोन मस्क डीपफेक। तो इनका बताता हूं, डीपफेक इन्होंने किस चीज से बनाया पता है? दिस इज डीपफेस लैब, दिस सॉफ्टवेयर इज नोन एज डीपफेस लैब, जिसके थ्रू इन्होंने पूरा का पूरा ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके बनाया, इलॉन मस्क वाला। और ये जो पूरा सिंक वाला सीन है, तो मैं अगर तुम में से अगर कोई भी ट्विटर पे एक्टिव है, जिस दिन इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया था, पूरा कंप्लीट हो गया था टेक ओवर ट्विटर का, वो एक सिंक लेके आया था अपने ट्विटर के हेडक्वार्टर में, एंड ही मेड अ पन जोक सेइंग लेट दिस सिंक इन। तो क्या बताऊं मैं। Uno! So, आप लोग ट्विटर एम्प्लॉइज है। Yes. ये हफ्ते आपने क्या किया? What have you done this week? Sir, I have motivated people. You're fired. What did you do this week? I did the strategy of the design. You're fired. मार्टिन सबसे बढ़िया एक्टर है इनकी टीम का, हैंड्स डाउन सबसे बढ़िया एक्टिंग मार्टिन करता है, नो डाउट। देखो ये पानी वाला मीम, द की एंड पील का ये पानी वाला मीम है, दे हैव रिप्लेस्ड दैट। और जो ये व्हाट हैव वी डन दिस वीक, सो एसेंशियली इसके पीछे का तुम्हारे को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। तो जब पराग अग्रवाल को CEO बनाया था ट्विटर का, और उसकी बात हो रही थी इलॉन मस्क से, वो उससे सिर्फ वो बोलता था मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। एसेंशियली उसने उसका मुंह बंद कर दिया। इलॉन मस्क ने बोला व्हाट हैव यू डन दिस वीक, एसेंशियली अपना आउटपुट दे, तूने किया क्या है, तूने एक हफ्ते में किया क्या CEO बनने के बाद। और ये उस जॉब को अब उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। What about you? Sir, मैं job छोड़ रहा हूँ, sir. This is the insider story of one of the biggest layoff sprees in history. In 2020, the world economy was going to crash because of COVID-19. And during such times, the Federal Reserve in the US and central banks of all countries, in India that would be RBI, lowered the interest rates. What does this mean? This means if you hold on to your money in banks and fixed deposits, you will actually be making losses because they weren't churning out any interest. And inflation was growing. Banks do this to encourage cash flow in the economy. You're forced to spend. When you're spending, the economy flourishes. This was the period of 2020-2021. The rich people and institutions who would usually park their reserve money in banks. सो एसेंशियली इस चीज को कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग में जो है ना इंटरेस्ट रेट को लोअर कर दिया जाता है, एंड जो है ना एक स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि सबसे ज्यादा वर्स्ट थिंग एवर हैपेंड। $2 बिलियन का, $2 बिलियन का मतलब हो गया 16,000 करोड़ रुपए का पैसा दे दिया गया बैंक्स को, मार्केट्स में, VCs को, इंस्टीट्यूशंस को, कि जाओ इसको स्पेंड करो। एसेंशियली उससे क्या होता है, तुम्हारा कैश फ्लो जो है ना इकोनॉमी में वो चलता रहता है, ताकि कहीं पे भी किसी भी चीज में रुकावट ना आए। उन्होंने ये सोच के किया गया था। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट इसकी वजह से लो हो गए, तो अगर आपका पैसा किसी भी ऐसी एसेट में है जो कि लिक्विड है और वो डेट बेस या बॉन्ड वाली एसेट है, उसमें आपका जो भी रिटर्न आ रहा है वो इतना नीचे आ गया क्योंकि इन्फ्लेशन रेट उतना ही ज्यादा ऊपर चला गया, तो एसेंशियली आपका पैसा सड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि अब हम इसको कहीं ना कहीं डिप्लॉय करना पड़ेगा, जो कि एक रिस्की एसेट है, ताकि वो ऊपर जाए। Banks and bonds were now forced to spend it elsewhere or invest it elsewhere. Otherwise, they'd be making losses. This is when they gave a lot of their money to VCs, and VCs invest in startups. Now, I know a thing or two about VCs, having run a venture-funded company myself. The job of a VC is to go after the most risky bets. They either want to make 100x return on their investments or go down to zero. And usually 7 एसेंशियली ये बिजनेस मॉडल ही होता है VCs का। दे मेक द रिस्कीएस्ट बेट, एंड वो क्या करते हैं, 10 ऐसी कंपनीज में इतना सारा पैसा डिप्लॉय करेंगे, एंड दे आर एसेंशियली गैम्बलिंग दैट मनी, कि जो है ना इनमें से 1 या 8 विल डाई या 7 विल डाई।
वो 3 जो है ऐसा रिटर्न देंगी जो उन 8 के अंदर जो कैपिटल डिप्लॉय हुआ और डिस्ट्रॉय हुआ वो उस कैपिटल के ऊपर भी जो है ना 5x 10x 100x रिटर्न दे दे। दिस इज कॉल्ड पावर लॉ। उसको इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया इतना हाई रेट पे कि वीसीस का पूरा बिजनेस मॉडल इस चीज पे बना हुआ है कि स्टार्टअप के ऊपर पैसा डिप्लॉय करो, एक मरेगा एक जिंदा बनेगा, जिंदा बचेगा, जो जिंदा बचेगा वो इतना पैसा रिटर्न कर जाएगा कि तुम अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम में इमेजिन नहीं कर सकते। एसेंशियली फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब ने यही किया है। लिंक्डइन, पेपाल, व्हाटएवर, जोमैटो और पेटीएम की बात नहीं करेंगे। 7 out of 10 of their investments do go down to zero. And they're okay with that because the remaining 3 pay off like insane. In 2020, the market was going crazy. VCs had so much money from rich people and institutions to throw around that the moment your startup pitch had any of these words like Web3, creator economy, or blockchain, they would literally beg you to take their money. Now, Web3, क्रिएटर इकोनॉमी और ब्लॉकचेन, इनमें से 2 मर चुके हैं। अब बचा क्रिएटर इकोनॉमी, जो है पूरी की पूरी गेम जो है सिर्फ क्रिएटर इकोनॉमी पे है। अब क्रिएटर इकोनॉमी क्या होती है? अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो है ना एक पूरी कंज्यूमर को आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो बाय एक्चुअली बीइंग अ नॉलेज शेयरिंग या बाय प्रोवाइडिंग देम सम काइंड ऑफ एन एक्सेस इंडिविजुअली, तुम्हारा एक अपना पर्सनल ब्रांड है, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो लिंक्डइन पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, तुम एज अ क्रिएटर कुछ ना कुछ डिप्लॉय कर रहे हो, तुम्हारी एक फॉलोइंग है और तुम उनकी वजह से रिटर्न पा रहे हो। वेब3 और ब्लॉकचेन बुरी तरह से मर गए हैं एज एन इंडस्ट्री। हैव दे डाइड फॉर कंप्लीटली? ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन राइट नाउ जो पैसे डिप्लॉय हुआ उनमें से जो है ना वेब3 और ब्लॉकचेन हैव नॉट सर्वाइव्ड। बचा क्रिएटर इकोनॉमी ही है। अभी अगले साल क्या होगा वी डोंट नो, अभी एआई की गेम चल रही है। remember, VCs go after what's trendy. Their job is to invest in risky bets. Trends for And Web3, creator economy, and blockchain was what was trending back then. अरे एलपी कहाँ डाल रहे हो पैसा आजकल? वही फेडरल बॉन्ड्स में। अरे मैं भी वही करता था। इस साल अर्ली स्टेज वीसी बन गया हूँ। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में? ये ले मेरा भी पैसा ले। 1 मिलियन का 10%, 1 मिलियन का 10%, फंडिंग, इक्विटी। To what really happens once a startup has raised money from a VC? I told you no one wanted to hold on to cash in their banks, not even. तो अब तुम्हारे को मिल गई फंडिंग। स्टार्टअप क्या करेगा उतने पैसे का? स्टार्टअप जो है 2 जगह पे पैसे डिप्लॉय करता है। एसेंशियली इंडिया के स्टेटस के हिसाब से बताऊंगा मैं। स्टार्टअप इंडिया में 2 चीजों पे पैसे डिप्लॉय करता है। नंबर 1 इज एडवर्टाइजिंग। तो जो वो पैसा है ना गूगल और इंस्टाग्राम के पास जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो वहां पे जो है ना तुम अपनी सारी फॉलोइंग्स को जो है ना फॉलोइंग बेस बिल्ड करते हो, ब्रांडिंग करते हो, तो वो पैसा उधर जाता है ताकि तुम कस्टमर्स को एक्वायर कर सको। एंड दैट इज वाई जो है ना पूरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट CAC कैक वो बहुत हाई हो चुका है इन दोनों प्लेटफॉर्म से एसेंशियली। दूसरी चीज जो है जिसमें जो है पैसा लोग डिप्लॉय करते हैं वो होता है हायरिंग, क्योंकि जो है देयर इज अ सप्लाई एंड डिमांड गेम चल रही है, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हो रही हो, चाहे वो प्रोडक्ट मैनेजर के लिए हो रही है, चाहे वो ग्रोथ हैकर के लिए हो रही हो। वहां पे जो गेम है वो बोलते हैं कि जो है ना वी वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हमारे स्टार्टअप को अगर सर्वाइव करना है, हमारे स्टार्टअप को अगर जिंदा रहना है, तो हम लोग जो है ना अपना पैसे को डिप्लॉय करेंगे एक ऐसी चीज में ताकि हमें बेस्ट टैलेंट मिले मार्केट में, और हमें फर्क नहीं पड़ता कितना भी पैसा हमें मिल जाए, तो कितना भी पैसा हमें देना पड़े इन लोगों को, वी विल हायर देम। और उस वजह से आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन हुई सैलरीज में भी, चाहे वो Amazon, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, कहीं पे भी आप बात करो। फेसबुक नहीं मेटा ही बोलना चाहिए अब तो, सॉरी। Startups. So they spend that money to hire a lot of people, offer discounts, grow their user base, customer base, even at a loss. Now, eventually, if the startup gets to a stable state and churns out profits, then it's all good. But what happens when a startup doesn't get to profitability and their business model doesn't work and it needs more time? In such scenarios, the startup prepares for an IPO, an initial public offering, where the company आज की डेट में एक स्टार्टअप जो लॉस मेकिंग स्टार्टअप है, इफ दे गो फॉर एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मेनली अपने जो शेयर्स हैं वो पब्लिक मार्केट में बेचना चाहते हैं, उसको कहते हैं पासिंग द बक ऑन। उसको कहा जा रहा है राइट नाउ करेंटली इन मार्केट, उसको क्या, क्योंकि आपने एक लॉस लिया, लॉस वीसीज ने जो है ना बढ़ाया, उसके बाद एक दूसरा सेट ऑफ वीसीज आया, उसने हायर वैल्यूएशन पे उसको खरीदा ताकि पिछले वाले वीसीज को एग्जिट मिल जाए, या फिर वो जो है ना उस वैल्यूएशन को होल्ड ऑन करके रखते हैं। फिर तीसरा सीरीज ए हो गया, सीरीज बी हो गया, सीरीज सी हो गया,
एसेंशियली एक पॉइंट तक तुम्हारा बिजनेस मॉडल चल रहा है, तुमने ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट वाला रूल रखा हुआ है, यूजर्स लेंगे, यूजर से पैसा नहीं कमाएंगे। उसके बाद जब टाइम आया कि जो है ना वीसीज बोल रहे हैं भाई मेरे को एग्जिट दे, मेरे को एग्जिट लेना है, मेरे को पैसा दे मेरा वापस कैसे भी, तुम बोलोगे चलो यार हम करते हैं आईपीओ, हम बनाते हैं रिटेल पब्लिक को बेवकूफ, क्योंकि उनसे अभी तक तो हम पैसा कमा नहीं पाए हमारे यूजर से, तो हम अब उनको अपने शेयर बेचेंगे और उनके शेयर्स के थ्रू सारे वीसीज को एग्जिट दे देंगे। कंपनी ने प्रॉफिट नहीं बनाया, बना एक वर्ड होता है च उ की मात्रा, त ई की मात्रा, य आ की मात्रा, वो तुम बन गए और उस वजह से कंपनी चल रही है। Company gets listed on public stock markets. Now here's the thing. The VC model is relatively new in India. In the US, public investors are accepting of loss-making companies. They're able to believe in the vision of the company to eventually churn out profits one day in the future. However, the Indian retail investors don't buy this. When our loss-making startups like Paytm and Zomato hit the public market, we saw bloodshed. The VC model of IPOing loss-making startups didn't work well in India. The VC confidence is now shaken. Now VCs need their companies to actually spit out profits for everything to make sense. Now this is the startup side of things. But what happens to bigger companies? When nobody wanted to hold on to cash, these companies also didn't want to hold on to cash. These companies also spent and hired aggressively even if they didn't have a plan to deploy these resources, the people that they hired. This whole drama then unfolded. तो ये एसेंशियली क्या कह रहे हैं, जो फैंग कंपनीज है, मैंग बोलते हैं अब उन्हें, इन लोगों के पास भी एक्स्ट्रा कैश था, इन लोगों को भी जो है इन लोगों से मिली पूरा का पूरा कैपिटल, उन्होंने एग्रेसिव हायरिंग करी, उन्होंने बोला हमें भी तो टैलेंट चाहिए ही है, हमारे पास भी प्रोजेक्ट्स हैं, हम जो है ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लाइक एम्बिशियस प्रोजेक्ट, लाइक मेटा का पूरा एम्बिशन था कि जो है ना वी विल क्रिएट अ होल मेटावर्स इन 2021. दैट डिड नॉट वर्क आउट, इवन दो दे आर वर्किंग विद द होल ऑक्यूलस VR थिंग, नहीं आया यार, मार्केट में किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं करा। तो अब ये जो सारी टीम्स थी, ये प्रोडक्ट मैनेजर, इंजीनियर्स थे, इनका जो यूज केस था खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हारा वाला डिपार्टमेंट, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है उसमें प्रॉफिट ही नहीं बन रहा, उसमें कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो इनको क्या करोगे? बोलोगे टाटा बाय बाय In 2022. Today, all these companies, big and small, who simply overhired and overspent during the pandemic, are now finally addressing it. The interesting part is that during the last 2 years, 2020 and 2021, a very fat middle management layer got accumulated across these companies. People who are not hands-on and एग्जैक्टली यही बोला था ना, फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं गए इस बार मिडिल मैनेजमेंट गई, जो एसेंशियली 5, 10, 15, 50 लोगों की टीम्स को मैनेज कर रहे हैं, एसेंशियली जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स नहीं है, इस बारी उन्हें बोला सॉरी आप हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं हो, आप हमारे को एक अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे, क्योंकि कंपनीज में एक मेट्रिक होता है जो यूजुअली बहुत कम लोग बात करते हैं, दैट इज रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। अगर आपकी 100 लोगों की कंपनी है और आप 10 करोड़ रुपए बना रहे हो, तो पर एम्प्लॉय आप जो है 10 लाख रुपए कमा रहे हो हर एम्प्लॉय से। वेयर अगर एक 50 लोगों की कंपनी है और जो 200 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, एसेंशियली आप लोग 40 लाख का प्रॉफिट बना रहे हो पर एम्प्लॉय। सो वो जो बैलेंस है ना, वो इक्विलिब्रियम टूट जाता है, इसलिए ले ऑफ करना उस सेंस में भी जरूरी हो जाता है कई बार मार्केट्स में। they're delegating work. Each one of these guys is overpaid thanks to the madness of the economy. But a frontline worker in tech, that would be a developer who's hands-on, is still very critical to the organization and is not very overpaid. Now, the smart thing for anyone to do who looks at these companies' balance sheets is to cut the middle management layer. And that's who everyone seems to be laying off right now. It would otherwise be very hard to get rid of old and senior talent. But now that everyone's laying off, it sort of becomes socially acceptable to lay off. And no company wants to miss this timing. Because today, you can lay off and look like a victim. In other times, you'll be looked at. ये वो रोने वाला CEO है। This is one of those guys जो पॉपुलर हुआ LinkedIn पे कि जो है ना मेरे को इतने सारे लोगों को जो है ना मेरे को फायर करना पड़ा, मैं रो लूंगा। बहुत सारे लोगों ने ना अल्टरनेटिव्स भी दिए कि ना अपनी CEOs की जो सैलरी इतनी हाई होती है, अगर उनको तुम कम कर दो एंड गिव देम शॉर्ट टर्म पेन कि तुम्हारी जो सैलरी है वो एडजस्ट ना हो, जस्ट ट्राई एंड डू दिस। हाँ, ओके। That as a villain. And this explains everything. Now, if you're someone in tech watching this video, I have a dream for you, hasn't it? The biggest reason why someone like you struggles to break into the big tech companies is because of the excess amount of middle management.
they need and they ask for. And undoubtedly, those kind of jobs pay well. They pay very well. But as someone who understands economic downturns and the job market well, let me show you the opportunity here. The hiring market is not down if you're a frontline worker, is what everyone's talking about. The recruitment market actually right strong and mid-market companies. And the numbers are stacked JavaScript engineer positions and 40,000 React and mid-market companies are always hiring. तो एसेंशियली इसका ना मुद्दा ये था, देखो बताता हूँ। तो यहाँ पे सीन ये हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि जॉब मार्केट, इफ यू आर अ फ्रंटलाइन वर्कर, अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तुम प्रोडक्ट मैनेजर हो, जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो एमएसएमई मिड मार्केट कंपनीज हैं, जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, जो स्केल कर गए हैं या प्रॉफिटेबल हैं, दे आर स्टिल हायरिंग फॉर टैलेंट। दे आर नॉट हायरिंग यू। अगर तुम्हें किसी को मैनेज करना है, तुम्हें जो है अगर बनना है दैट गाय जो सिर्फ किसी और को मैनेज करेगा, जो डेलीगेट करेगा वर्क को। बट अगर तुम्हें डेलीगेट नहीं करना वर्क, तुम चाहते हो कि जो है ना करो, तो देयर आर स्टिल जॉब्स इन द मार्केट, नॉट एज हाईली पेड बट इट्स गुड इनफ। तो अच्छी लगी वीडियो, सब्सक्राइब कर दो भाई। आई सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। बाय।